हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th के लिए फिजिक्स। फिजिक्स के पिछले वीडियो में आपको याद होगा हम लोगों ने अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में विशेष तौर से व्याख्या सहित पढ़ा था। जो लोग वो वीडियो नहीं देख पाए हैं, पिछले वीडियो को आप सभी देख लें ताकि ये हेडिंग भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। आज हम लोग उसी चैप्टर का नया एक हेडिंग पढ़ेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग पढ़ेंगे, चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल। तो ये परमाणुवीय मॉडल आप नाम सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे। तो परमाणु से संबंधित ये एक मॉडल है और इसमें चुंबकत्व से संबंधित है जो हमारा हेडिंग है। आइए देखते हैं। पदार्थों की चुंबकत्व की व्याख्या परमाणुवीय मॉडल के आधार पर की जा सकती है। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है। आप ये 9th क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। कोई भी पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको हम परमाणु कहते हैं। प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है, जिसमें परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान संकेंद्रित रहता है। ये भी बात सही है कि परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित कण होता है। परमाणु का केंद्र एक धनावेशित होता है, नाभिक है। उस नाभिक के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और नाभिक जो है पूरे द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। नाभिक के अंदर हम मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से द्रव्यमान का पता लगा लेते हैं। तो समस्त द्रव्यमान संकेंद्रित रहता है। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ये भी आप पढ़े हैं। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यहां से आता है कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की गति कितने प्रकार की होती है? तो दो तरह की होती है। एक होती है कक्षीय गति, ऑर्बिटल मोशन, और एक होता है स्पिन मोशन यानी चक्रण गति। कक्षीय गति और चक्रण गति यानी स्पिन गति, इन दोनों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो कक्षीय गति क्या है? तो देखिए, वैसे आप ये पढ़े भी होंगे। अगर ये नाभिक है और ये कक्षा है और यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, तो ऐसे चक्कर लगाने को हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन यानी कक्षीय गति। लेकिन आपको बता दें कि ये इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति तो करता ही है, अपने जगह पर भी ये अपने आप को ऐसे जो है परिवर्तित करते रहता है, यानी एक गति करते रहता है ऐसे, ठीक है, गति करते रहता है, ऐसे बढ़ते रहता है। कक्षीय गति भी कर रहा है साथ में और चक्रण गति भी कर रहा है। तो इस तरह की गति कहलाती है चक्रण गति, यानी वो अपनी ही धुरी पे घूमता है, तो वो आपको स्पिन गति हो जाएगी। और नाभिक के चारों ओर घूमता है तो वो कक्षीय गति हो जाएगी। यही इसमें बताया है, देख लेते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर लगभग 365 दिन में एक पूरा चक्कर लगा लेती है, उसी प्रकार परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन भी निश्चित कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए इन्हें कक्षीय इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी कक्षीय गति कहते हैं ऐसे गति को। अब जो है इसमें अगला आपको क्या है, तो स्पिन गति है, चक्रण गति। चक्रण गति में क्या होता है देखते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने के साथ साथ अपनी अक्ष पर भी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, उसी प्रकार कक्षीय इलेक्ट्रॉन भी अपने अक्ष के चारों ओर लट्टू की भांति घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की इस गति को चक्रण गति कहते हैं। अभी बताया आपको, कक्षा में तो घूमता ही है,
कक्षीय गति है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी घूमता है, तो ऐसी गति है स्पिन गति, और चारों ओर अगर घूम रहा है तो वो है कक्षीय गति। चुंबकत्व का अधिकांश भाग इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न होता है, कक्षीय गति का योगदान बहुत ही कम होता है। अब यहाँ हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, चुंबकत्व से संबंधित परमाणविक मॉडल। तो चुंबकत्व का अधिकांश जो भाग होता है वो इलेक्ट्रॉन के चक्रण से ही उत्पन्न होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण गति से। कक्षीय गति से बहुत कम योगदान है किसका, चुंबकत्व का, ठीक। तो ये आपको चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल है, बहुत ही आसान है। बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि परमाणु की बनावट कैसे है उसको थोड़ा सा बता देना है, उसके नाभिक के विषय में बता देना है। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, चक्कर दो तरह के लगाते हैं, कक्षीय और एक चक्रण गति। चक्रण गति ही मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है चुंबकत्व के लिए, ठीक है। अब अगला और नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग होगा। आज का वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, बहुत ही अच्छे टॉपिक आपको मिल रहे हैं। विचुंबकन। विचुंबकन का अर्थ होता है कि किसी पदार्थ में चुंबकत्व लक्षण जो मौजूद है उसको किसी तरह से नष्ट कर देना, हटा देना, खत्म कर देना, ये कहलाता है विचुंबकन, डीमैग्नेटिज्म या डीमैग्नेटिज्म। किसी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व को नष्ट करने की क्रिया को विचुंबकन कहते हैं। देखिए कितना आसान है, किसी चुंबकीय पदार्थ यानी पहले से कोई ऐसा पदार्थ है जो चुंबकीय है, उसके अंदर चुंबकत्व लक्षण है, उसके चुंबकत्व को नष्ट कर देना यानी खत्म कर देना, यह कहलाता है घटना विचुंबकन। यदि किसी चुंबक को हथौड़े से पीटा जाए, तरीका बता रहा है कि हम किसी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व लक्षण को कैसे खत्म कर सकते हैं। हथौड़े से पीटा जाए अथवा उसे उसके क्यूरी ताप के ऊपर गर्म करें तो पदार्थ का चुंबकत्व पूर्णतः नष्ट हो जाता है। एक टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर तक अगर हम उस पदार्थ को गर्म कर देंगे तो उसके अंदर मौजूद जो है चुंबकत्व लक्षण खत्म हो जाएगा। किसी भी पदार्थ का क्यूरी ताप वह ताप होता है जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय तथा जिसके ऊपर अनुचुंबकीय होता है। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के नीचे अगर हम रखते हैं तो वो पदार्थ लौह चुंबकीय की भांति व्यवहार करेगा, और उस टेम्परेचर से अगर ऊपर करते हैं तो वो अनुचुंबकीय की भांति व्यवहार करेगा। तो वो मध्यम जो टेम्परेचर होता है उसको हम क्यूरी टेम्परेचर यानी क्यूरी ताप बोलते हैं। क्यूरी जो है वैज्ञानिक का नाम है। इस्पात के लिए क्यूरी ताप 770 डिग्री सी है। इस्पात जो होता है, इस्पात आप पढ़े भी होंगे, अस्थायी चुंबक बनाने में काम आता है इस्पात, और यानी स्टील। स्टील में चुंबकत्व लक्षण बहुत जल्दी नहीं आता, और आता भी है तो जल्दी वो ख़त्म नहीं होता। चुंबकत्व लक्षण उसका बहुत समय तक बरकरार रहता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिससे हम उसके चुंबकत्व लक्षण को हटा सकते हैं। 770 डिग्री सी। निकेल के लिए 360 डिग्री सी है, और कोबाल्ट के लिए 1100 डिग्री सी होता है, ठीक है। तो विचुंबकन है चुंबकत्व लक्षण को नष्ट करना। अब आता है, आप देखेंगे अस्थाई चुंबक। चुंबक के समझ लीजिए ये आपको प्रकार है, परमानेंट मैग्नेट। तो अस्थाई चुंबक में क्या बता रहा है, जो चुंबक कमरे के ताप पर अपना चुंबकत्व दीर्घ काल के लिए बनाए रखते हैं अस्थाई चुंबक कहलाते हैं। नाम से भी पता चल रहा है जो स्टेबल हो, अस्थाई हो, ठीक है ना। तो जिसका चुंबकत्व ज्यादा समय तक रहे, जो टिकाऊ हो, अधिक समय तक अपने अंदर चुंबकत्व लक्षण को रख सके, उसको कहते हैं अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबकों के लिए उपयुक्त लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय धारणशीलता अधिक होनी चाहिए। स्टील ऐसा एक पदार्थ है, अभी आपको हमने बताया भी था कि स्टील के अंदर ऐसा लक्षण है जो वो चुंबकत्व को धारण कर सकता है और अस्थाई चुंबकत्व को धारण कर सकता है, ठीक है। अब अस्थाई चुंबक बनाने की तरकीब जो है आप 10 क्लास में भी पढ़े होंगे, याद करिए। परिनालिका शब्द आया होगा, जिसमें हम जिसे चुंबक बनाना रहता है उसके अंदर उसको फिट करते हैं, और तार के लपेटों के माध्यम से हम धारा प्रवाहित करते हैं, और तार से उसके अंदर जो है चुंबकत्व लक्षण जो है प्रविष्ट कराते हैं।
वही यहाँ पे लिखा गया है कि अस्थायी चुंबक बनाने की प्रभावी विधि यह है कि किसी परिनालिका के अंदर उपयुक्त लौह चुंबकीय पदार्थ की छड़ रख दी जाती है और इस परिनालिका में नियत प्रबलता की दिष्ट विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। परिनालिका का प्रबल चुंबकीय क्षेत्र लौह चुंबकीय पदार्थ के छड़ को चुंबकित कर देता है। ऐसी स्थिति आती है कि वो चुंबकत्व धारण कर लेता है। जब हम उसके अंदर परिनालिका के अंदर इस्पात को, जैसे हमको चुंबकत्व लाना है तो उसको वहाँ पे रखते हैं और हम ऐसा प्राप्त कर लेते हैं। अगला है विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये है कि जब हम इलेक्ट्रिक देते हैं जितने समय तक, उतने ही समय तक उसमें चुंबकत्व लक्षण रहे तो वो विद्युत चुंबक है। देख लेते हैं। धारावाही परिनालिका के अंदर एक नर्म लोहे की छड़ रखने पर इसका चुंबकीय क्षेत्र बहुत अधिक बढ़ जाता है। चूंकि नर्म लोहे की चुंबकीय धारणशीलता बहुत कम होती है, अतः परिनालिका में धारा प्रवाहित करना बंद करने पर चुंबकीय क्षेत्र लगभग समाप्त हो जाता है। अभी आपको बताएं, जितने समय तक धारा प्रवाहित करेंगे चुंबक का लक्षण उसमें रहेगा। धारा प्रवाहित करना बंद कर देंगे, चुंबकीय क्षेत्र जो है समाप्त हो जाएगा। इस नर्म लोहे के क्रोड युक्त परिनालिका को विद्युत चुंबक कहते हैं। यह एक अस्थायी चुंबक होता है। ये अस्थायी चुंबक नहीं है, अस्थायी चुंबक होता है। ठीक है, एक और हेडिंग है, देख लेते हैं। ये हमारा अध्याय जो है खत्म हो जाएगा। लेसन 8 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने 2 हेडिंग पढ़ा अभी, कौन? अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक। अगला हेडिंग है और इम्पोर्टेंट हेडिंग है, आप देख सकते हैं कि विद्युत चुंबक की प्रबलता को प्रभावित करने वाले कारक। यानी जो विद्युत चुंबक होता है उसकी प्रबलता, उसकी कैपेसिटी को कौन कौन जो है प्रभावित कर सकता है। तो विद्युत चुंबक की प्रबलता को प्रभावित करने वाले कारक जो है निम्नलिखित हैं। कौन कौन है? तो परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता, धारा बढ़ाने पर विद्युत चुंबक की प्रबलता बढ़ती है। बात सही है कि हम जो परिनालिका के अंदर नर्म लोहे की क्रोड रखे रहते हैं, फिर परिनालिका के ऊपर जो तार लपेटे रहते हैं, उस तार की लपेट में जो धारा प्रवाह होता है, उस धारा प्रवाह की प्रबलता को अगर हम बढ़ा दें तो उसके अंदर जो उपस्थित नर्म लोहे में चुंबकत्व आ रहा है वो चुंबकत्व भी बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रभावित होगा। यानी दूसरा, परिनालिका की प्रति एकांक तार की लंबाई, तार के फेरों की संख्या पर, यानी परिनालिका पे कितने तार के फेरे लगाए गए हैं उस पर भी निर्भर करता है। फेरों की संख्या अधिक होगी तो अधिक जो है चुंबकत्व आएगा। देख लीजिए, प्रति एकांक लंबाई में तार में जितने अधिक फेरे होंगे, ध्यान दीजिएगा, जितने अधिक फेरे होते हैं विद्युत चुंबक की प्रबलता उतनी ही अधिक होती है। तीसरा बताया गया है कि परिनालिका में प्रयुक्त क्रोड का पदार्थ, परिनालिका के अंदर आप कौन सा क्रोड यूज करते हैं इस पर भी निर्भर करता है उसके चुंबकीय धारणशीलता या क्षमता। तो परिनालिका में प्रयुक्त क्रोड का पदार्थ, क्रोड की पदार्थ की चुंबकशीलता जितनी अधिक होती है, यानी क्रोड जो हम उसमें रखे हैं उस पदार्थ की चुंबकशीलता अधिक होगी, यानी चुंबक धारण करने की क्षमता जितनी अधिक होती है, विद्युत चुंबक की प्रबलता भी उतनी ही अधिक होती जाती है। ठीक है, इसी तरह से आपको जो है ये मुख्य रूप से 3 पॉइंट हैं जो विद्युत चुंबक की प्रबलता को प्रभावित करते हैं। अब इसके अलावा एक हेडिंग दिया गया है जो आप वैसे भी समझ सकते हैं कि विद्युत चुंबकों का उपयोग क्या क्या है। तो विद्युत चुंबकों का उपयोग जो है, आप बहुत सारा चुंबकों का उपयोग देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। विद्युत चुंबकों का उपयोग रेडियो में स्पीकर के पीछे आप देखते होंगे चुंबक लगा रहता है। इसके अलावा अभी जो बहुत सारे ऐसे साउंड बजते हैं उसमें भी चुंबक का प्रयोग होता है। देख लेते हैं विद्युत चुंबकों के उपयोग क्या क्या हैं। तो पहला है विद्युत घंटियों तथा ध्वनि विस्तारक एवं दूर ट्रांसफार्मर तथा डायनेमो की क्रोड आदि बनाने में इनका उपयोग होता है। डायनेमो का क्रोड वगैरह में भी बनता है, ट्रांसफार्मर में भी इसका यूज होता है। दूसरा है विशालकाय विद्युत चुंबकों का चलनशील क्रेनों द्वारा लोहे एवं स्टील की भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। देखिएगा, बहुत ही बढ़िया उपयोग बता रहा है कि बहुत विशालकाय चुंबक को हम क्या करते हैं कि किसी लौह पदार्थ को उससे संपर्कित करा के उसको उठाकर कहीं दूसरे जगह रखने में भी चुंबक का यूज होता है। तीसरा है अस्पतालों में आंख तथा शरीर के अन्य किसी भाग में लोहे या स्टील के टुकड़े या छर्रे आदि निकालने में भी उपयोग होता है। यानी शरीर के अंदर किसी तरह का ऐसा कोई लौह पदार्थ चला गया है, पार्ट चला गया है, उसको हम विद्युत चुंबक के माध्यम से
यानी चुंबक के माध्यम से उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जो है चुंबक से संबंधित हमारा ये चैप्टर था, मैग्नेटिज्म हम लोग पढ़ रहे थे, और ये लेसन हम लोग का जो है आज समाप्त हो चुका है। अभी हम लोग नेक्स्ट डे जो है अध्याय 9 को प्रारंभ करेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर ये भी आपको मिलेगा। अभी तक जो भी आपको टॉपिक बताया गया है उन सबको आप लिखते चलें, याद भी करें, समय बहुत कम है, मेहनत करें, घर पे समय को बर्बाद ना करें, ज़्यादा समय पढ़ाई पर दें ताकि जो है आप फ्यूचर आपका ब्राइट हो सके, उज्जवल भविष्य अपना बना सकें।